अस्सलामु अलैकुम। हम जो है वो जो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली, उन न्यूमेरिकल्स का हम सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंट चैप्टर्स का। और ये चैप्टर्स जो हैं वो बेसिकली चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9, 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो कि अकॉर्डिंग टू SLOs हैं, वो मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है। मैं उस सोल्यूशन को डिस्क्राइब कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और आप वो देख सकेंगे। तो इसमें देख लीजिए अकॉर्डिंग टू SLO चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। ये चैप्टर नंबर 6 यहाँ से यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो इसमें जो टॉपिक्स आए हुए हैं उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क डन है, यानी कि वर्क डन की प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी होगी F/D। दूसरा प्रॉब्लम रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि इनके फॉर्मूले जो है F/D W इज इक्वल टू ये आ जाएगा। काइनेटिक का हाफ mv² और पोटेंशियल mgh, ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। उसके अलावा आप नीचे आते हैं तो मैंने ये पूरा चेक किया है, इसके अंदर एफिशिएंसी का फार्मूला जो है, यानी कि एफिशिएंसी आपके पास बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट, और मल्टीप्लाई बाय अगर परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो आपने 100, और आउटपुट जो होता है और इनपुट जो होते हैं ये दोनों एनर्जीज होती हैं या वर्क डन होते हैं, वर्क्स होते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर P जो होती है वो वर्क डन अपॉन टाइम होती है, जिसका यूनिट जो है वो वॉट में है। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 को यहाँ पे देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके बुक के ही न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ये सॉल्व न्यूमेरिकल है। अब इसमें सबसे पहले अ मैन पुल्ड अ कार्ट, एक बंदा जो है वो 35 मीटर अप्लाई कर रहा है फोर्स, 300 न्यूटन फोर्स और 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 35 किलोग्राम एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 300 न्यूटन है फोर्स, और इसकी वजह से ये मूव कर जाता है। कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है? 35 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये फोर्स हो गई। तो हमके पास फार्मूला जो होता है वो इसके साथ क्या होगा? F/S। F और S को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने जूल्स जो है वो 10,500 जूल्स जो है वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। दूसरा क्या है? एक ब्लॉक है वेइंग 20 न्यूटन, 6 मीटर उसको अप लिफ्ट किया जा रहा है। 20 न्यूटन का ब्लॉक है और उसको 20 न्यूटन उसका क्या है? वेट है ब्लॉक का। तो इसको लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए भी फोर्स अपवर्ड्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? 20 न्यूटन। कितने मीटर तक उठाया गया है? 6 मीटर तक उसे ऊपर लेके गए। तो अब दो तरीके हैं, आप या तो इसका वर्क डन निकाल लें जो F/S के बराबर होता है, और या फिर इसकी डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें जो कि mgh के। तो दोनों चीज़ें जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन जो होगा, ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन, और कितने डिस्टेंस तक लग रही है? 6 मीटर। तो देखिए भाई, 20 न्यूटन को 6 मीटर से आप मल्टीप्लाई करें तो 120 जूल्स आती है। इसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो वर्क किया है वो 120 जूल्स है। तो 120 जूल्स ही इसकी कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh रख के निकालूं तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं पता। चूंकि वेट इसका 20 न्यूटन है, लिहाजा 20 न्यूटन W इज इक्वल्स टू mg के थ्रू मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ? मास। तो मास जो होगा वो W/g के बराबर आएगा। W कितना है? 20, और g कितना है? 10। तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोग्राम। तो अगर 2 किलोग्राम इसका मास आ गया है तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो बराबर आएगी mgh। ये दोनों तरीके निकालने के। मास कितना दिया गया है? 2 मल्टीप्लाई बाय ये 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 6। इसका जब आप प्रोडक्ट देंगे तो यू विल गेट आंसर अगेन 120 जूल्स। अगला न्यूमेरिकल देखें। एक गाड़ी है जिसका वजन 12 किलो न्यूटन है, वेट, हैज़ स्पीड इतने मीटर पर सेकेंड। आपने इसकी कौन सी एनर्जी निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। बताइए, एक गाड़ी का अपना वजन एक गाड़ी का, एक मिनट, एक गाड़ी का जो अपना वेट है वो इतना है, वेइंग। तो ये तो हो गया W वेट। तो W इज इक्वल्स टू mg होता है, तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ? मास निकाल सकता हूँ। तो W/g अगर मैं करूँगा तो W कितना है? 12,000 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 न्यूटन।
डिवाइडेड बाय जी कितना होता है 10, अगर मैं लूँ और इसको कैंसिल कर दूँ तो 1200 किलोग्राम इसका क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। एक गाड़ी है जिसका मैस कितना है 12, ये मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसकी काइनेटिक बतानी है, तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम आपको पता है, हाफ एम ये आ गया और वी स्क्वायर ये आ गया। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 24,000 जूल्स आ गया, यानी कि 240,000 जूल्स। 240,000 जूल्स होने का मतलब क्या है कि थाउजेंड्स के अगर 3 जीरो काट दें तो उसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, किलो। तो 240 किलो जूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी। एक 500 ग्राम का स्टोन था, इसका मास कितना था, 500 ग्राम था। इसको ऊपर उछाला गया, थ्रोन अप विद वेलोसिटी, इसकी यहाँ पे जब आपने हाथ से छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। जो बताइए जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहाँ जाके पत्थर की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल इसकी 15 है। अब अगर मुझे इसकी फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मैं इस मैक्सिमम हाइट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बताइए, जिस वक्त यहाँ से रिलीज होगा इसकी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक मैक्सिमम बराबर होती है पोटेंशियल मैक्सिमम के। तो अगर मैं रिलीजिंग पॉइंट के ऊपर काइनेटिक मैक्सिमम निकाल लूँ, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक निकाल लूँ तो वो इस पॉइंट की मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर आएगी। तो बताइए हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होगी, तो वो काइनेटिक। देखिए तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट इज थ्रोइंग, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। तो आप देखिए हाफ एम वी स्क्वायर करके हाफ ही आया, एम 0.5 50 ग्राम था तो इसको किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 56.25 जूल्स। इसका मतलब क्या है, जब ये हाथ से निकलेगा तो 56.25 जूल्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, रिड्यूस होगी। रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन हाइट चूंकि बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये इसकी पोटेंशियल बन जाएगी और काइनेटिक इसकी क्या हो चुकी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में आ चुका होगा, रेस्ट में आ चुका होगा। तो 56.25 जूल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो हिट कर रहा होगा ग्राउंड तब भी उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एट द सेम टाइम इतनी, यानी कि जब ये थ्रो किया गया तो इसकी काइनेटिक थी 56.25, अब ये ऊपर जाने लगा तो काइनेटिक कम होती गई, यहाँ जाके काइनेटिक 0, जब वापस जाने लगा बढ़ने लगी और जब ये हिट करेगा तो सेम काइनेटिक एनर्जी ये स्ट्रेंथ से क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। उससे तो उसकी वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकेंड। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप, एक स्लोप है, उस स्लोप के ऊपर पहुंचने के लिए टॉप ऑफ द स्लोप कुछ इस तरीके का है। कितना है ये, 6 मीटर हाई है ये। द साइकिल हैज स्पीड इतने मीटर है, यहाँ पे साइकिलिस्ट है और उसकी स्पीड कितनी दी गई है, ठीक है भाई, इसकी स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। Find the kinetic energy and the potential energy of cyclist. The mass of the cyclist and the bicycle is 40 किलोग्राम। दोनों का मास जो दिया गया है ये आपके पास आपको मास दे दिया गया है m। इस स्लोप के ऊपर जा रहा है जो कि 6 मीटर हाई है। जब यहाँ पर वो साइकिलिस्ट पहुंच जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं इस पॉइंट पे निकाल सकता हूँ। देखिए टोटल मास कितना दिया गया इतना, और इसकी हाइट जिस हाइट के ऊपर पहुंचा है वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी है साइकिलिस्ट, जब यहाँ जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब आप बताइए कि पहले पोटेंशियल निकाल लें। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो मास कितना है आपके पास 40, g कितना है 10 और h कितना है 6 रखेंगे तो 2400 जूल्स आएगा। यानी कि टॉप या पीक के ऊपर यहाँ पर इसकी 2400 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर की। तो यहाँ पे अप्लाई इस बॉडी के अंदर यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, वही 2400 जूल्स होगी। अब देखें, वी ऑल्सो नो दैट द काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालते हैं, अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम द बॉटम द साइकिलिस्ट हैज द स्पीड इतने मीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट द मास। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ये ऊपर पहुंच रहा है ना इस पोजीशन पे,
देखिए यहाँ से जब चलेगा इसकी स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो इसके यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टॉप पे पहुँच के इसकी काइनेटिक वेलोसिटी इतनी है, ये वेलोसिटी यहाँ की नहीं है, ये वेलोसिटी इसके टॉप पर है। तो टॉप पे जब आपके पास वेलोसिटी आएगी तो टॉप के ऊपर कुछ ना कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगी। जब आपने पोटेंशियल निकाली तो वो इतनी आई, और जब आप काइनेटिक निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो हाफ mv² फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ मैस कितना है 40 और v स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1.5 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर पोटेंशियल आएगी 45 जूल्स। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इस रैंप पे चढ़ते हुए जब साइकिलिस्ट बिल्कुल एंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2400 होगी, और काइनेटिक इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड, तो उसके रिलेटिवली इसकी जो एनर्जी होगी वो 45 जूल्स होगी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि काइनेटिक पोटेंशियल के रिलेटिवली कम होगी, क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं तो रिड्यूस हो जाएगी इसमें। अब मोटर बोट मूव्स, एक मोटर बोट जो है वो मूव करती है स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। रेजिस्टेंस उसके ऊपर इतने न्यूटन एक्ट करती है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन। तो भाई देखिए ये एक मोटर बोट है, ये मोटर बोट ऐसे आगे जा रही है। अब ये मुझे बताएं कि ये मूव कर रही है विद स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। द वाटर रेजिस्टेंस, जो पानी की रेजिस्टेंस इसको मिल रही है वो 4000 न्यूटन है बैक साइड पे। कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। आपने क्या बताना है, इसकी पावर ऑफ इंजन बतानी है। तो बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। पावर इज इक्वल टू W/T, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन जो होता है F/S के बराबर होता है अपॉन T। S और T को जब आप मिलाएंगे तो ये मिल के बन जाएगा वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होती है। अब आप ये बताइए कि इफ इट इज मूविंग विद स्टडी स्पीड, ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड। तो बताइए जब ये कांस्टेंट हुई तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड फोर्स, यानी कि फॉरवर्ड फोर्स जो होगी वो इक्वल हो जाएगी बैकवर्ड फोर्स के, यानी कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। जब आपके पास दोनों फोर्सेस सेम हो गई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर बैकवर्ड फोर्स 4000 न्यूटन लग रही है तो फॉरवर्ड फोर्स भी कितनी होगी, 4000 न्यूटन होगी। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि 4000 न्यूटन फोर्स इसका इंजन फॉरवर्ड अप्लाई कर रहा है। तो बताइए F/V हुआ तो फोर्स कितनी लगी इंजन की, 4000, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है, 4, तो ये 16000 वॉट जो होगा वो, अब इसको आप किलो में कन्वर्ट करते हैं तो 16 किलो वॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 16 किलो वॉट, 1000 है तो उसको किलो में। A man pulls a block of 300 न्यूटन through 50 मीटर in 60 seconds। 300 न्यूटन के ब्लॉक्स हैं, इसको ऊपर उठाया गया है, 50 मीटर ऊपर उठाया गया। 300 न्यूटन के अगर ये है तो यहां से मैं मैस निकाल सकता हूं। कितनी देर में ऊपर उठाया गया इनको, इन 60 सेकेंड्स के अंदर। तो अब आप ये बताइए कि ये फोर्स हो गई है एस, अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो वर्क डन F/S के बराबर होगा। फोर्स कितनी लग रही है, 300, और मल्टीप्लाई बाय एस कितना है, डिस्टेंस 50। तो 300 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में एनर्जी कितनी लगी। 3 5 15 0 0 0 आ जाएगा जूल्स। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को टाइम से, यानी कि ये एनर्जी हुई ना या वर्क हुआ, इसको जब आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट रिजल्ट। तो जब आपने इसको रख के डिवाइड करेंगे, देखिए 15000 हुआ, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 250 वॉट जो होगा वो वर्क डन आ जाएगा, वो पावर आ जाएगी। 50 किलोग्राम मैन जो है वो मूव कर रहा है 25 स्टेप्स इन 20 सेकेंड्स। तो बताइए स्टेप्स कितने हैं, 25 हैं। कितनी देर में मूव किया, इतने। हाइट, ईच स्टेप की हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.16 मीटर आ जाएगा। तो बताइए अगर इस तरीके से 25 स्टेप लिए हुए हैं तो बताइए 1 2 3 4 5, तो ये कितने, आप 25 टाइम्स कर देंगे 0.16 को तो टोटल हाइट आ जाएगी। ये कितनी हाइट आ रही है, तो टोटल हाइट अगर आपने निकालनी हो तो 0.16 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये टोटल h आ जाएगा। आपने कैलकुलेट क्या करना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, mgh अपॉन टाइम क्या होगा, t।
तो बताइए भाई मास कितना है बंदे का 50 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है ये वाली चीज आ जाएगी 0.16, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है उसको 20 सेकंड। बस इसको कर लेंगे, ये इतने वॉट आ जाएगा। इन्होंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। ये निकाल के फिर कैलकुलेट करके टी से डिवाइड कर दिया तो 100 वॉट जो है वो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना बेटे। द पावर ऑफ अ पंप विच लिफ्ट, एक पावर, आपने पावर ऑफ पंप कैलकुलेट करनी है जो कि लिफ्ट कर रहा है इतने किलोग्राम पानी थ्रू द हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो भाई ये तो हो गया टाइम, ये हो गया मास और ये हो गया हाइट। तो अब बताइए आपने पावर कैलकुलेट करनी है, P इज इक्वल टू क्या होती है एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh अपॉन टी। तो अब मास कितना दिया गया है 200, मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 6, डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो बस ये इसको कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, 1200 वॉट आ जाएगा आपके पास। एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 1 हॉर्स पावर की है। ये कन्वर्जन जो है ना, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने, ये 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर HP, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 740 वॉट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पावर P बता दी गई है, कितना है 746 वॉट। द वाटर पंप टेक 10 मिनट्स, टेक्स कितने टाइम ले रहा है 10 मिनट्स। तो इस मिनट्स के को हम सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो 600 सेकंड्स आ जाएंगे। टू फिल द ओवरहेड टैंक को भरने के लिए, द टैंक हैज कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर। टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितना है 800 लीटर है। तो लीटर जो है वो इसका वॉल्यूम आ गया जो कि कितना है 800 लीटर है वॉल्यूम। अब और क्या कह रहा है, इसकी हाइट जो है टैंक की वो कितनी है, जो इतने ऊपर चढ़ाया गया वो 15, यानी कि यहाँ पे टैंक है, इसकी वॉल्यूम जो है वो 800 लीटर है। ये ज़मीन से कितना ऊपर है 15 मीटर। यहाँ पे एक मोटर लगी है जो पानी को ऊपर चढ़ा रही है। इस मोटर की कैपेसिटी क्या है 746 वॉट है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि कितना टाइम ले रही है इसको फिलअप करने में, 60 सेकेंड्स लग रहा है आपको, ठीक है। ये टाइम लग रहा है इस पूरे को भरने के लिए। तो बताओ पावर के लिए जो मेरे पास असल में फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। इस केस में चूंकि ऊपर चढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम कह लूंगा। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है mgh अपॉन टी। तो देखिए अब चेक ये करना है, पावर मुझे गिवन है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क डन किया। तो भाई पहले आप क्या करें, वर्क डन निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो पावर का फॉर्मूला जो है अब इलेक्ट्रिक मोटर की पावर इतनी है, ठीक है। अब आउटपुट आपके पास देखें, अब मसला यह है कि मोटर के ऊपर 746 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी टोटल पावर है, ठीक है। अब अगर मैं पावर को देखूं कि कितना वर्क डन हुआ है तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर मैं मोटर का वर्क डन टोटल इनपुट निकालूं जो वो मोटर दे रही है वो पावर इनटू टाइम के बराबर आएगा। इनपुट जो मोटर पावर डाल रही है वो कितनी है 746 मल्टीप्लाई बाय 10 सेकेंड यानी कि 600। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 447600, यानी कि अगर मैं यहां तक कर दूं और इसको चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 447.6 किलो जूल्स, जो है ना किलो जूल्स। ये वो वर्क डन है या वो एनर्जी है जो मोटर ने अप्लाई की है। लेकिन आप जानते हैं कि जब ये मोटर एनर्जी अप्लाई करेगी तो ये इनपुट एनर्जी है, लेकिन पानी को नीचे से उठा के ऊपर चढ़ाने में एनर्जी का कुछ वेस्टेज भी होगा। मोटर चलेगी तो उसकी साउंड भी उसके वेस्टेज में आ रही होगी, कुछ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस। तो ये जो इनपुट एनर्जी जा रही है इसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि कितना, अगर मैं देखूं कि भाई मोटर ने असल में कितने किलोग्राम पानी जो है वो ऊपर चढ़ाया है, तो वो एक सेपरेट एनर्जी होगी, ठीक है ना।
अब अगर मैं कितने किलोग्राम पानी ऊपर चढ़ाया, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो आप जानते हैं 800 लीटर जो पानी होता है वो तकरीबन 800 किलोग्राम के बराबर होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी 1 किलो के बराबर होता है एक्यूरेटली। तो ये तो हो गया पानी का मैस, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा, यानी कि कितना वर्क डन किया जाएगा पानी को ऊपर चढ़ाने में, तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 15। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 12,000 4 जीरोस जूल्स। इसमें से 3 जीरो हटा दो तो ये आ जाएगा 120 किलो जूल्स। इसका मतलब क्या है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि रिक्वायर्ड थी पानी को चढ़ाने के लिए, वो असल में कितनी लग रही है 120, और मोटर कितनी लगा रही थी यहां पर 447। तो 447 और 120 का मतलब क्या है कि मोटर ने 447 अप्लाई की, इसमें से 120 जूल्स यूजफुल वर्क हुआ, और इसमें से 447 में से 120 को अगर आप माइनस कर दो, ये ऐसे करके देख लेते हैं, 447 में से आप 120 को माइनस कर दें तो ये कितने 327 किलो जूल्स आएगा। ये तकरीबन 327 किलो जूल्स जो है ये आपका वेस्टेज होगा, ये आपके पास वेस्टेज आएगा इसका। ये वो वेस्टेज है जो कि आपके किसी काम का नहीं है, एक्स्ट्रा आप इसका अमाउंट, यानी कि जब भी हम कोई मोटर बनाते हैं ना तो वो मोटर जो है वो यूजफुल वर्क डन तो बहुत कम करती है, ज्यादातर एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो रही होती है। तो आपको देखिए क्या क्या चीजें पूछी गई थी, एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक, टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना किया 447, एंड ऑल्सो अब 447 आ गया है तो अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी परसेंटेज के कितने परसेंट यूटिलाइज हुआ, इसका मतलब क्या है कि 447 में से 120 यूटिलाइज हो रहा है और ये लॉस हो रहा है। तो 120 डिवाइडेड बाय 447 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी है 20, यानी कि 26% यूजफुल है ये, यानी कि अपना एफिशिएंट है, और बाकी 74% जो है वो क्या हो रहे हैं, वेस्टेज दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला पार्ट हो जाता है। अब दूसरे हिस्से के अंदर अगर आप देखें तो ये पहले पार्ट के न्यूमेरिकल्स भी हो गए, क्लियर भी हो गया। ये दूसरे हिस्से के अंदर जो आपके पास पहला न्यूमेरिकल आता है वो आता है ये प्रेशर से रिलेटेड, कि ये कह रहा है प्रेशर इन लिक्विड के अंदर फॉर्मूला P = रो डेंसिटी G और H, ये फॉर्मूला प्रेशर इन अ पर्टिकुलर डेप्थ। तो सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बीनीथ द लिक्विड टू डेप्थ एंड टू द डेंसिटी। तो ये आपने न्यूमेरिकल्स देखने, तो अब हम देखेंगे सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स हम मेंशन करेंगे, चेक करेंगे जो इसके ऊपर आए हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं, 6 के बाद 7 देख लीजिए आप। अब वुडन ब्लॉक मेजर इतने, अब बताइए ये है डेंसिटी से रिलेटेड, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मैस इतने ग्राम है तो फाइंड इट्स डेंसिटी। तो है तो आसान सा कि डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, मैस अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहले इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, अब चूंकि ग्राम में दिया है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा डेंसिटी, वरना किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं। इन्होंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकाल लिया, तो इन तीनों को आप पहले मीटर्स में कन्वर्ट करें, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, और फिर इनको मैस अपॉन वॉल्यूम करके इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अगला क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नजर से, How much would be the volume of an ice freezing 1 liter of water? जब 1 लीटर पानी को जब मैं फ्रीज करता हूं, अब वाटर जो है उसका वॉल्यूम तो है 1 लीटर, लेकिन जब मैं उसे फ्रीज करने के लिए जाऊंगा 1 लीटर वाटर को, तो आप जानते हैं आइस की डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है। आइस की डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर से। तो पानी की डेंसिटी जो भी होगी, आइस की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होगी, तो इसका पानी का आइस का वॉल्यूम जो होगा वो वाटर के वॉल्यूम के रिस्पेक्टिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए कि इन्होंने फॉर्मूला यहां पे बना दिया कि वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दोनों के डिवीजन के इक्वल आ गया। तो देखिए पानी जो होता है, पानी की डेंसिटी जो होती है वो 1000 किलोग्राम होती है, जबकि डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ आइस जो है
वो होती है 920, कम होती है, ठीक है ना। ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ये 920 मीटर क्यूब है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब आप ये देखें, ये है आइस की, तो मुझे वॉल्यूम किस चीज का चाहिए? वॉल्यूम मुझे चाहिए आइस का, आइस वॉल्यूम चाहिए। तो बताइए डेंसिटी ऑफ आइस जो होगी ICE वो बराबर होगी मैस ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, ऐसे ही लिखेंगे। तो बताइए ये आपको 920 गिवन होगा, यहां पर तो दिया नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे मेंशन होगा। तो आप क्या करेंगे, क्या आपने देखिए मैस ऑफ आइस तो 1 ही रहेगा क्योंकि मैस अनचेंज्ड होगा। भाई बर्फ को जमा दोगे तो मैस रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। वॉल्यूम जो होगा वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है V, जबकि डेंसिटी कितनी दी गई है 920। तो मैं इसको लाके इधर डिवाइड कर दूंगा तो ये इसके रिलेटिवली ये चीज़ जो होगी 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो ये 920 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.09 आएगा। तो टोटल वॉल्यूम से जो एक्सपेंशन आपके पास रिलेटिवली निकलेगी वो 1.9 निकलेगी, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो पहले के मुकाबले में क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ना, ऐसे करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, मैस अपॉन वॉल्यूम। इन्होंने तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका मेंशन कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 है। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है, 920 है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, अब यहाँ पे जो इन्होंने दोनों के कंपैरिजन के ऊपर इसको फाइंड आउट किया, मैस ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ आइस। तो वॉल्यूम ऑफ आइस अगर मैं ऊपर ले जाऊं और डेंसिटी ऑफ आइस को नीचे ले आऊं तो ये 920 हो जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसके रिलेटिव, लेकिन इसको बस इस फॉर्मूले के थ्रू ही कर लें, छोड़ दें, ज़्यादा डेप्थ में ना जाए। ये हम फिर बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, एग्जाम के अंदर तो है नहीं, लेकिन बाद में। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। एक आयरन स्फीयर है, इसका वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम के हैं तो नहीं इतने, लेकिन इसमें दिए हुए हैं कि 5 किलोग्राम का है, जबकि डेंसिटी, अब बताइए मैस अगर गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो मैं वॉल्यूम बता सकता हूँ V फॉर्मूले से। अब इस वाले किसमें मैस है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और डेंसिटी इतने किलोग्राम, तो ये डेंसिटी, तो मैस और डेंसिटी के थ्रू फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। गोल्ड बार मैस इतना दिया गया और डेंसिटी इसकी इतनी दी गई है, तो इनके थ्रू भी आपने इन तीनों का क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो फॉर्मूले में रख के डिवाइड करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये गोल्ड बार का भी हो गया। द डेंसिटी ऑफ एयर इज इतना, अब ये डेंसिटी दी गई है एयर की, फाइंड द मैस, आपने एम फाइंड आउट करना है। एयर रूम मेजर्ड इतने, इसका तो क्या, इसका वॉल्यूम दिया गया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। तो आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, फाइंड मैस, तो एम इज इक्वल टू रो इंटू वी आ जाएगा। सही, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 208 किलोग्राम। स्टूडेंट पासेस हर पाम बाय हर थंब विद द फोर्स ऑफ इतने न्यूटन। अब ये प्रेशर से है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि फोर्स लग रही है 7500 न्यूटन। देखो भाई, देखिए सिलेबस के अंदर देखें तो प्रेशर ये दिया हुआ है, डिफाइन टर्म डेंसिटी, देखिए ये अगर हम देखें तो ये प्रेशर दिया है, डिफाइन टर्म प्रेशर, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया, एक्सप्लेन प्रेशर वेरीज फ्रॉम फोर्स, एवरीडे एग्जांपल्स। बस न्यूमेरिकल्स दिए नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन देख लें, हो सकता है क्योंकि इनका पता नहीं है कि क्या करेंगे। तो फोर्स आपको दी गई है और एरिया आपको दिया गया है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा। अगला देखें, द हेड ऑफ द पिन इज स्क्वायर्ड। एक पिन है जिसका हेड जो है वो 10 मिलीमीटर का है, यानी कि ये ऊपर का जो है वो 10 मिलीमीटर जो है वो है हेड ऑफ द पिन। इज अ स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है
और कितना है 10 मिलीमीटर, यानी कि एक जो है वो 10 मिलीमीटर का है। फाइंड द प्रेशर ऑन द फोर्स, तो 10 मिलीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर कर देंगे तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर्स में। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की मिलीमीटर है तो 10 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और ये आ गया मीटर। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 2 सा क्या हो जाएगा -6 और मीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये 100 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 2, ठीक है, तो +2 -6 हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। फोर्स 20 न्यूटन गिवन है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आपका बिल्डअप हो जाएगा कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द वुड 20 सेंटीमीटर, इतना यानी कि ये रेक्टेंगुलर है एंड द मास इतने ग्राम, स्टैंड्स हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द लॉन्गेस्ट वर्टिकल एज। ऐसे खड़ी की गई है कि उसका लॉन्गेस्ट वर्टिकल एज यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी कर दी गई है। तो अब आप ये बताएं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताइए, पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम आपके पास ये आ गया, देखिए 20 इन सबको मल्टीप्लाई किया और ये करने के बाद आपके पास ये वॉल्यूम जो है वो इतना मीटर क्यूब आ गया, यानी कि इसको पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने मीटर क्यूब आ गया। एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक ए, अब ये लॉन्गेस्ट कह रहा है ये, तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया 75 × 75 और 20 3 दिए हुए। तो लॉन्गेस्ट वर्टिकल हेड का मतलब क्या है कि देखिए सपोज ये भी 7 है, ये भी 7.5 7.5, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये लॉन्गेस्ट है, तो ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है और ये जो है साइड ये 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसके थ्रू खड़ा किया जा रहा है, तो ये इसका एरिया क्या होगा 7.5 × 7.5, तो ये आपके पास इसका एरिया आया, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया। तो अब हमने क्या चीज़ निकालनी है, प्रेशर। तो वॉल्यूम निकाल के प्रेशर क्या, डेंसिटी निकाली और डेंसिटी के थ्रू हमने, देखिए ये वॉल्यूम है, ये मास है, प्रेशर एक्सर्टेड, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, P = प्रेशर एक्सर्टेड फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो होगी इसके अंदर इसका वेट होगा, फोर्स वेट जो होता है वो किसका होता है, mg के बराबर होता है। तो मास तो मुझे नहीं पता, तो इसका वॉल्यूम पता है मुझे, मास दिया हुआ है 100 ग्राम 1000, तो 1 किलोग्राम का हुआ, तो 1 किलोग्राम मास के जरिए हम फोर्स हमें पता लग गई है, वेट इसका, तो इसके जरिए हम क्या निकाल लेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे W। तो W = mg करके इसका वेट आ जाएगा और वेट से हम एरिया को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका प्रेशर आ जाएगा। तो देखिए वो वही किया इन्होंने, रखने के बाद दोनों को फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल के, देखिए 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है, लेकिन ये यहाँ पे 10 लिख रहे हैं। अब ये क्यों लिख रहे हैं ये जरा सा देखना पड़ेगा, 10 नहीं है, होगा 1 ही होगा यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो है ना वो इसका वेट होगा, W = mg। तो अगर ये 1 किलोग्राम है तो अच्छा हाँ ठीक है 1 किलोग्राम आया। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम का वेट जो निकलेगा W = mg। तो अगर मास 1 किलोग्राम है तो 1 × 10 तो = 10 न्यूटन फोर्स आएगी, तो ये 10 न्यूटन इस वजह से मेंशन किया। अच्छा, और डेंसिटी निकालनी होगी ऑफ वुड, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होगी, तो मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके द क्यूब ऑफ ग्लास इतने सेंटीमीटर साइड एंड मास इतना। एक ग्लास का क्यूब है और वो कितने सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब के थ्रू आपने इसका वॉल्यूम निकाल लिया और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मास ऑफ द क्यूब कितना है, इतने ग्राम है, 306 ग्राम्स। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब डेंसिटी दोनों को डिवाइड कर दिया तो डेंसिटी आ गई, ठीक है। भैया फाइंड द वॉल्यूम एंड द कैविटी। वॉल्यूम तो मालूम कर लिया, वॉल्यूम विदाउट कैविटी माइनस वॉल्यूम विद कैविटी। अब ये कैविटी का कॉन्सेप्ट छोड़ दें हम इसको तफसीलात में, क्योंकि हमारे उसके SLO से रिलेटेड नहीं है, तो इतना तो। एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है उसका 18 न्यूटन हवा में वजन है। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। जब इसको पानी में डुबो देते हैं तो उसका वजन जो होता है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
पहले 18 न्यूटन हवा में है, लेकिन 11.4 न्यूटन क्या हो जाता है वाटर में। तो आप जानते हैं कि वाटर में वेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आपको याद है कि हमने क्या कहा था, W1/W1, ये हमने न्यूमेरिक उसमें किया था, जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल किया था कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम इसके थ्रू निकालते थे, वेट इन एयर और वेट लूज इन वाटर। तो हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये, तो अब आप यहाँ पे बताइए, देखिए वेट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना इनको माइनस करेंगे तो इतना न्यूटन आ जाएगा। जितना रिड्यूस हो रहा है वो ये है, यानी कि ये चीज़ क्या होगी, W1 माइनस W2, और W1 कितना है 18 है। तो 18 को मैं डिवाइड करूंगा 6.6 से, और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेंसिटी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो जब आप डिवाइड कर देंगे इसको इससे, 18 को 6.6 से, तो यू विल गेट आंसर 6.6 से, तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ पे डेंसिटी जो है वो जाहिर बात है कि आपके पास जो आंसर अभी हम निकाल रहे हैं वो हमने जो वैल्यूज लिए ये तो हमने न्यूटन में लिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी है, 1000 है। तो वो आप 1000 को आप क्या करेंगे, ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल गेट आंसर 2727। अब अगर आप लिस्ट में 2727 देखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी फाउंड टू बी द मटेरियल, सो द मटेरियल इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो होती है वो इतनी होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल आपको दिया गया था वो क्या होगा, एल्यूमिनियम। यानी कि मैस अपॉन वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, 1000, क्योंकि रिलेटिव टू द वाटर ले रहे हैं ना, इस वजह से आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और जब इसको चार्ट में आपने चेक किया तो वो एल्यूमिनियम के क्लोज आ रहा था, तो ये एल्यूमिनियम होगा। ठीक, सॉलिड ब्लॉक वुडन ब्लॉक है, इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, ये इसकी डेंसिटी आई। वेइंग इतने न्यूटन, ये इसका वेट आ गया, यानी कि फोर्स आ गई। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो ऐसी सूरत में आपने क्या बताना है, इसका वॉल्यूम। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आर्किमिडीज से रिलेटेड है, तो ये जो है ना, ये आने के चांसेस नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके इसको कवर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, वो अगर मैं SLOs में चेक करूँ, देखिए ये है SLOs। एक तो प्रेशर एरिया ये कहीं पर नहीं दिया गया, लेकिन हमने फिर भी कर लिया। अब ये ρgh वाला जो है, ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन ये अभी आए नहीं है। और अगर मैं आगे चलूँ तो आगे आते हैं, बस इस चैप्टर के अंदर सिर्फ F = ρgh वाला फॉर्मूला दिया गया। इसके अलावा अगर आप थ्रस्ट आएँ और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी, और एक मिनट अगर हम देखते हैं यहाँ पर पास्कल लॉ, एक्सप्लेन द रिलेशन डेप्थ इतना एंड अप्लाई uses of Pascal law, solve the problem concept beneath under liquid depth to the density। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी हद तक पास्कल लॉ का फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लेंगे, जबकि दिया इसका भी नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आर्किमिडीज का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना यहाँ पर, इसके न्यूमेरिकल्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो हम नहीं देखेंगे। तो ये भी अब देखें, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, अब ये पास्कल से रिलेटेड है, तो मुमकिन है कि ये आपके पास जो है वो इंक्लूड हो। तो पास्कल क्या कहता है, अगर मेरे पास दो पिस्टन है, एक पिस्टन ये है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे सिलेंडर से, ये स्मॉल a है, ये कैपिटल A है, ये स्मॉल f है और ये कैपिटल F है जो यहाँ पे लग रही है फोर्स। तो आप ये जानते थे दोनों सिलेंडर्स के अंदर प्रेशर्स इक्वल होते हैं, तो ये फॉर्मूला आएगा स्मॉल f ओवर स्मॉल a इज इक्वल्स टू कैपिटल F ओवर कैपिटल A। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो कैपिटल F ओवर स्मॉल f इज इक्वल्स टू कैपिटल F ओवर स्मॉल f इज इक्वल्स टू कैपिटल A ओवर स्मॉल a। ये चीज़ जहन में रखिएगा। कैपिटल का मतलब क्या है, बड़ा पिस्टन की फोर्स, स्मॉल f का है छोटे पिस्टन की फोर्स। बड़े पिस्टन का एरिया और छोटे पिस्टन का एरिया, छोटा वाला वो होता है जिसके ऊपर आप इनपुट देते हैं, यहाँ पे आप खुद फोर्स और सारी चीज़ें इनपुट, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा होता है। अब देखो, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, एक पिस्टन है जिसका डायमीटर जो है, डाया जो है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड अ कार वेइंग ऑफ इतने न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन। इसी पिस्टन के ऊपर जिसका डायमीटर ये बताया गया है, अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब क्या है, इसका रेडियस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दें, सेंटी को हटा दीजिए तो ये 0.15 मीटर्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर ये रेडियस आ गया तो बताइए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं निकालता हूँ A,
तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर जो है ये 0.15 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके रिलेटिवली आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0.05 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से करके स्क्वायर करेंगे तो वो आप 0.15 को आप करने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यूज देख लीजिएगा उसके रिलेटिव। देखिए डायमीटर ऑफ पिस्टन कितना है, पहले 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट कर देने के बाद डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, जो दूसरा है पंप है जिसको हम प्रेस कर रहे हैं, उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है, तो और भी छोटा है। 3 सेंटीमीटर इतने मीटर के बराबर होता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब ये बताइए कि जो बड़ा पिस्टन है इसके ऊपर जो गाड़ी यहाँ पे प्लेस की गई है उसका वेट, यानी कि ये पिस्टन जो कैपिटल एफ लगा रहा है फोर्स, वो कितनी लगा रहा है, 20,000 न्यूटन। तो इफ द डायमीटर ऑफ पिस्टन इज इतना, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो बताओ मेन पिस्टन पे कितनी फोर्स लग रही होगी। आपने एफ, स्मॉल एफ बताना है कि मैं इस छोटे पिस्टन पे स्मॉल एफ कितनी लाऊंगा। तो भाई देखिए मुझे कैपिटल एफ कितना है 20,000 न्यूटन डिवाइड बाय स्मॉल एफ फाइंड आउट करना है। कैपिटल ए क्या है, बड़े पिस्टन का एरिया। तो बताइए भाई बड़े पिस्टन का एरिया का निकालता हूं। एज वी नो पाई, अच्छा डायमीटर नहीं। अब बताइए बड़े वाले का अगर आप कैलकुलेट करेंगे एरिया तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 3.14 इंटू, ये इन्होंने रख के इसको सॉल्व किया है तो ये इसके पास, इनके पास ये लार्जर पिस्टन का एरिया आया, यही फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे, 30 को आधा कर दिया तो वो कितना आ गया 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर रेडियस आया बड़े पिस्टन का। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप देखें मैं इसको कैलकुलेटर में ले लेता हूं। 15 देखिए 15 आया, इसको आप डिवाइड कर दें 100 से ताकि मीटर्स में आ जाए, ये मीटर में आ गई। इसको आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया तो ये आया, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14, तो ये आपके पास एरिया आ गया 0.070 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास बड़े पिस्टन का एरिया कैपिटल। दूसरे की रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 को जब आप डिवाइड करेंगे किस चीज से, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 आया ये, इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए तो 0.05। तो जो रेडियस आएगा छोटे वाले का वो 0.015 मीटर्स आएगा। अब आपने जब एरिया स्मॉल ए फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे छोटा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.015 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। तो देखिए आपके पास आया आंसर 0.0007065 0.0007065 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये स्मॉल ए आ गया। तो अब कैपिटल ए भी आपको पता लग गया और स्मॉल ए भी पता लग गया। कैपिटल ए आपके पास ये वैल्यू आ रही है, स्मॉल ए आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एफ ओवर स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एफ। तो स्मॉल ए किसके बराबर 0.0007065 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए क्या है 0.070 और मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितनी आ रही है 20,000। तो अब आप इसको कर लीजिए भाई, ये आ रहा है ये 0. डिवाइडेड बाय 0.070 इक्वल्स टू ये आया और मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो 201,875। तो स्मॉल एफ जो आया वो आया 201.875 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि इतने न्यूटन तुमने फोर्स लगाई और उससे 20,000 न्यूटन की गाड़ी जो है उसको लिफ्ट अप कर दी। तो देखिए ये तकरीबन
220, ये देखिए 201 आ रहा है और यहाँ पे 200 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट जो करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। एक स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, स्ट्रेच थ्रू 2 मीटर्स, फोर्स इतने न्यूटन, फाइंड द यंग मॉडुलस के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, तो इसको आप रहने दीजिएगा क्योंकि है नहीं, क्योंकि उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो इलास्टिसिटी है, डिफाइन इलास्टिसिटी, एक्सप्लेन चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, और कहानी ख़त्म। अब देखें यंग मॉडुलस, देखें डिफाइन द टर्म स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस, स्टेट हुक्स लॉ, एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ, बस ठीक है ना। तो इनकी सिर्फ डेफिनेशंस होंगी, न्यूमेरिकल्स चूँकि नहीं है मेंशन, तो अब करने की ज़रूरत है। तो अब ये 2 हो गए। अगला चैप्टर जो है वो रिलेटेड है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ स्टेट। अब टेम्परेचर कन्वर्जन का आएगा, ये आपके पास हीट टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो ये 8 चैप्टर आएगा। इसको ज़रा देखिए, तो इसके अंदर आपको फॉर्मूले याद होंगे। इसके अंदर आपके पास फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट का कि F = 1.8 C + 32, ठीक है। दूसरा था K = C + 273। ये 2 फॉर्मूले हमने जहन में रखने थे, ठीक है, F और K, और दोनों कन्वर्जन C के अंदर जा रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द बीकर 50 सेंटीग्रेड है, इसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में आना है, तो यही फॉर्मूला 9/5 1.8 होता है। तो इसको रख के देख लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यूज रखी तो 122 फ़ारेनहाइट आंसर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतने फ़ारेनहाइट का होता है, कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। तो फ़ारेनहाइट से हम पहले किस में जाएंगे, सेल्सियस में जाएंगे। तो भाई देखिए फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट = 1.8 सेल्सियस + 32। तो फ़ारेनहाइट में आपको दिया हुआ है 9.98.6 = 1.8 C + 32। 32 पहले उठा के उधर ले जाएंगे तो 98.6 - 32 और फिर डिवाइडेड बाय 1.8 कर देंगे, तो यहाँ C रह जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 98.6 32 और 1.8, देखो वैसे ही इन्होंने सॉल्व कर रखा है। तो जब आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, और फिर उसको इस टेम्परेचर इन केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। अगला देखिए, कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, अब यहाँ पर भी ज़रा हम चेक कर लें कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो थर्मल एक्सपेंशन सिलेबस में दिया हुआ है नहीं। देखिए पहला ये हो गया, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये कहना है, देखिए डिसएडवांटेज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स, लिक्विड ये हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, डिस्क्राइब द फ्यूजन वेपराइजेशन के न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, एवापोरेशन आ गई है। थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिस्क्राइब करने को कह रहा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है। तो इनके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है नहीं, लेकिन एहतियातन अब चूँकि दिया हुआ है और हम कर चुके हैं, तो एक नज़र में अगर देख लें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी देख के बता देता हूँ कि क्या है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास ये वाला था, अगर आपको याद हो कि हम देखें इन चेंज इन लेंथ = अल्फा L0 डेल्टा, यानी कि ये ऐसे लिखते थे, डेल्टा L = अल्फा L0 डेल्टा T। डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर के, किसी चीज़ को जब आप हीट देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेता है। तो जो लेंथ इंक्रीज होती है वो डेल्टा L कहलाती है, वो उसका फॉर्मूला है। तो अब आप ये बताइए कि डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, L0 इसकी इनिशियल लेंथ और अल्फा उसकी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, आपने लेंथ इंक्रीज करनी है। एल्युमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 20 सेंटीग्रेड। अब 0 से 20 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट हो रहा है, तो 0 से 20 का मतलब क्या हो गया कि ये आ गया आपके पास डेल्टा T। इंक्रीज इन लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। एल्युमिनियम बार एल्युमिनियम की है, लिहाजा अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। और इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी, L0, वो कितनी है 2 मीटर। अब एक्सपेंशन इसका ये दिया हुआ है, तो बताइए डेल्टा L आपने फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय L0 2 मीटर है, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T जो होगा, इनको माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, और या फिर इतने मीटर्स आ जाएगा। तो ये लेंथ इंक्रीमेंट आएगी, डेल्टा L इंक्रीज होगी। बलून कंटेन, एक बलून है जिसमें कंटेन है इतने मीटर ऑफ एयर एट 50,
इतनी हवा है लेकिन वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 15। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इतना। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है। अब आपके पास फॉर्मूला वही होता है, क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा एल के बजाय डेल्टा वी लिखता हूं तो यहाँ पे अल्फा के बजाय बीटा आ जाएगा, वी नॉट और डेल्टा टी, ये सारी चीजें वही रहेंगी, यानी कि लेंथ के बजाय वॉल्यूम आ जाएगा। आपने क्या बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम एट 40, कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तो इसका देखिए इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 होगा ना जब बढ़ के बचेगा आपके पास। तो आपने डेल्टा V नहीं V2 फाइंड आउट कर। अगर मैं डेल्टा V फाइंड आउट कर लूँ तो इंक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा, उसको इनिशियल वॉल्यूम में एडअप करेंगे तो V2 आ जाएगा। तो देखिए पहले मैं डेल्टा V फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डेल्टा V किसका इंक्रीज हो क्या रहा है, एक बलून है 15 पर, जब उसको हीट किया तो इसका वॉल्यूम 1.2 से एक्सीड कर गया, तो ये कहना है कि फाइनल वॉल्यूम होगा क्या ये बताओ। तो पहले इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3.67 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई इंक्रीज इन, अच्छा ये तो हो गई बीटा की वैल्यू। इनिशियल वॉल्यूम कितना आ रहा है 1.2 और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इंक्रीज इन टेम्परेचर 15 से 40 पे गया, 15 से 25, 25 से 35 और फिर 40, तो 25 होएगा ये। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लीजिए भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई 3.67 इंटू 1.2 इंटू 20 देंगे इंटू 25, तो ये आपके पास आएगा 110, ये आ जाएगा 110.1 इंटू 10⁻³ ये आपके पास आ गया V। अच्छा अब ये -3 है, यहाँ पे लाएंगे तो -2 होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा 0.1101 मीटर क्यूब, ये आ गया डेल्टा V। यानी कि इतना वॉल्यूम इस टेम्परेचर को देने पे इंक्रीज करेगा। तो बताइए फाइनल वॉल्यूम V2 जो होगा वो बराबर होगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1.2 प्लस 0.1101, तो इसमें 1101 में आप क्या करेंगे 1.2 को ऐड कर देंगे। तो इसको पहले ये आपके पास वॉल्यूम जो दिया गया है ये मीटर क्यूब में है ना, और ये भी मीटर क्यूब में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय एक मिनट देखो भाई 110.1 रेस्ट टू द पावर -3 माइनस नहीं ये रेस्ट टू द पावर -3 नहीं गलत हो रहा है इसमें 10 रेज़ टू द पावर ये दिया ना 110.1 10 रेज़ टू द पावर नहीं फिर से करें 110.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस नहीं ये भी गलत हो गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस नहीं 10 रेज़ टू द पावर नहीं 10 रेज़ टू द पावर 0 कर दे रहा है -3 नेगेटिव के साथ और ये 10 रेज़ टू द पावर ये आया जैसे -3 यार हम डायरेक्ट ही कर लेना, हम क्यों बिना वजह चक्कर में पड़ रहा है। 1.2 को इसमें ऐड कर दीजिए डायरेक्ट
पता नहीं क्या परेशानी में फंस गया, प्लस 0.1101, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3101 मीटर क्यूब, ये इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। 1.2 से 1.3101 के बराबर, देखिए 1.3101 यानी कि 1.3 तक पहुंच जाएगा। अच्छा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, ये है इंपॉर्टेंट, ये आपके पास ये पेपर्स में भी आएंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इससे रिलेटेड है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड यानी कि डेल्टा क्यू कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किया जा रहा है फ्रॉम 10 to 65, तो 10 से 65 का मतलब क्या हो गया, 65 माइनस 10 तो 55 आ जाएगा, तो डेल्टा टी जो आ रहा है वो आ रहा है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कितने किलोग्राम का, 0.5 किलोग्राम, ये हो गया मैस। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैस कितना दिया गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय MC, C कितना है, स्पेसिफिक हीट, वाटर है तो वाटर की 4200 होती है, गिवन होती है, इधर लिखी नहीं है इन्होंने, और ये 55 हो जाएगा। तो जब रख के इसको सॉल्व करेंगे 55 ये रख के सॉल्व किया तो आपके पास ये इतने जूल्स आ गए, यानी कि ये इतने जूल आ गए। अब अगर मैं ये चाहूँ इसको किलो में कन्वर्ट करना तो इसको हटा दूंगा तो 11115.5 किलो जूल्स के बराबर हीट रिक्वायर्ड होगी, जो टेम्परेचर है इसका। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाईज हीट एट द रेट ऑफ, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि हीट सप्लाई कर रहा है इतने जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड का मतलब क्या है, ये वॉट में दे रहा है, यानी कि ये पावर हो जाएगी इसकी। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, आपको कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम इतने टू इतना। अब ये बताइए कि पहले तो ये देख लें कि 20 ग्राम वाटर है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 200 ग्राम जो होगा वो 0.2 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया मैस। चेंज इन टेम्परेचर अगर लेता हूँ 20 से 90 माइनस 20 तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये दो चीज़ें हमारे पास, मैस और टेम्परेचर दोनों। अब हमने ये देखना है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो अगर मैं डेल्टा क्यू निकालता हूं कि पानी को, इतने पानी को गर्म करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी, इसको हम एनर्जी कहेंगे, E एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होगी वो बराबर होगी M मल्टीप्लाई बाय C 4200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यानी कि 70। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इन लोगों को तो देखिए क्या आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आपके पास रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है, 58 और 800 जो है ये जूल्स एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी पानी को गर्म करने के लिए। अब जो आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटर लगा है वो 100 जूल्स एक सेकंड में 1000 जूल दे रहा है, यानी कि उसकी जो पावर है वो है 100 जूल्स, 1000 जूल्स का मतलब क्या, 1000 वॉट यानी कि 1000 जूल्स पर सेकंड, ठीक है। तो 1000 जूल्स पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1000 वॉट ही इसकी पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T। तो आपने क्या कहा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो आपने T फाइंड आउट करना है। तो T ऊपर ले जाइए, P नीचे ले आइए, तो वर्क डन अपॉन P जो होगा वो किसके बराबर होगा, T। तो वर्क डन कितना है, टोटल जो आपने करना है वो है 58,800, 58 एंड 800 और डिवाइडेड बाय पावर कितनी है 1000। तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 तो आ जाएगा 58.8। तो ये आएगा 58.8 सेकंड्स लगेंगे, यानी कि तकरीबन 1 मिनट होगा। 58 सेकंड का तो क्या हो गया, तकरीबन 1 मिनट। तो इसमें ये पानी जो होगा वो बॉयल हो जाएगा 58.8 सेकंड्स। हाउ मच आइस मेल्ट, बताओ कितनी बर्फ मेल्ट होगी इतने जूल्स ऑफ हीट से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इतना। अब देखिए लेटेंट हीट को H से देखिए, फॉर्मूला लेटेंट हीट का होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा टी, फॉर्मूला मेन है ना। अब जब लेटेंट की बात की जाती है ना
तो लेटेंट के अंदर डेल्टा क्यू जो होती है अमाउंट ऑफ हीट वो बराबर आ रही होती है एच एफ डेल्टा टी, मैस एलिमिनेट हो जाता है एम एच एफ, नहीं मैस नहीं टाइम एलिमिनेट हो जाता है, मैं गलत लिख गया हूं क्योंकि वो टेम्परेचर एलिमिनेट होगा क्योंकि लेटेंट हीट और फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तमाम की तमाम कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा टी आ रहा है ना, ये वाली चीज, ये इस डेल्टा टी को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए मैस वैसे ही रहेगा, स्पेसिफिक हीट की जगह लेटेंट हीट एच करके लिख दी जाएगी, ठीक है। और एच जब आप लेटेंट हीट करके लिखेंगे तो फ्यूजन के लिए एफ लिखेंगे, वेपराइजेशन के लिए, यानी कि फॉर्मूला आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ, ये फ्यूजन के लिए होगा, और वेपराइजेशन के लिए होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच वी, ये फॉर्मूला। हाउ मच आइस विल, कितनी आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, आपने ये बताना। तो मैस ऑफ आइस आपने बताना, ठीक है। तो m जो है वो क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एच एफ के, देखिए यही आ रहा है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ। तो अब आपने अगर m कैलकुलेट करना है तो डेल्टा क्यू अपॉन, अब डेल्टा क्यू अपॉन, अब ये मुझे बताओ कि यहां पर इतने जूल्स 1 किलोग्राम को पिघला रही हैं और ये अच्छी खासी 336,000 किलोग्राम, तो 50,000 का मतलब क्या होगा कि 1 किलोग्राम से कम मेल्ट होगी। तो आपने यहाँ पे m फाइंड आउट करना है। तो वही m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m जो आपके पास फॉर्मूला आया है q इज इक्वल टू एम एच एफ, तो m इज इक्वल टू q अपॉन एच एफ, q और एच एफ को डिवाइड किया तो 150 ग्राम से। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम आइस को कितनी 336,000 जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपने इसमें से सिर्फ 50,000 जूल्स एनर्जी दी है तो वो 1 किलो बर्फ में से सिर्फ और सिर्फ 150 ग्राम बर्फ जो होगी उसको क्या कर पाएगी, मेल्ट कर पाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो बची हुई एनर्जी होगी वो जो होगी वो इसकी तकरीबन 850 ग्राम्स बर्फ को मेल्ट कर पाएगी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट 10 टू इतना। हाउ मच और द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड, -10 से +10। अब मसला ये आएगा कि मेल्ट कर रहे हैं, यानी कि ये बर्फ है, कितने की है, 100 ग्राम है ये, ठीक है। जब मैं इसे हीट प्रोवाइड, अभी इसका टेम्परेचर कितना है, -10। जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये -10 से टेम्परेचर कम करते करते किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। 0 पे आने के बाद अब ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, पानी में, वाटर में। और जब ये बर्फ पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्जन हो जाएगी तो वाटर जब पूरा कंप्लीटली बन चुका होगा तो उस वक्त इसका टेम्परेचर 0 होगा, और 0 से फिर इसे हमने गर्म करना है कितने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए पहले -10 से 0 तक लाने में कुछ हीट चाहिए होगी, फिर 0 से +10 पे, और यहां पर लेटेंट हीट भी आएगी। यहां पे जो आएगी वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट, जो कि इसको क्या कर रही होगी, पिघला रही होगी। तो पहले -10 से 0 तक लाने में, अब यहां पे देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अब यहां पे देखिए mc डेल्टा टी 210, हाँ 2100। अब आप ये जानते हैं कि यहां पे है ये आइस। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूं अगर मैं आइस के लिए, यानी कि -10 से 0 तक जाने में क्या हुआ, तो इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी फॉर्मूला होगा। m कितना होगा, मैस, तो भाई मैस तो उतना ही रहेगा 0.1 किलोग्राम, 100 ग्राम है ना, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होती है वो 2100 ग्राम्स, 2100 किलो जूल्स पर होती है, ठीक है, जूल्स पर किलो पर केल्विन पर किलोग्राम। तो 2100 आ गया, और टेम्परेचर इंक्रीज कितना आया, 10 आया। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आया क्या क्या, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 10, बताओ कितने, 2100 जूल्स एनर्जी आ गई। यानी कि ये वो एनर्जी है जिसने टेम्परेचर को कहां से कहां चेंज किया, फ्रॉम -10 टू 0। अब आएगी कौन सी एनर्जी, अब आएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एनर्जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच, फ्यूजन के लिए एफ लिखेंगे। मैस कितना है
वही 100 ग्राम यानी कि 0.1 और मल्टीप्लाई बाय HF की वैल्यू क्या होती है 33600। तो इसको जब हम 000 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33600 आ जाएगा, 0.1 है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये इतने जूल्स एनर्जी आ जाएगी। ये वो एनर्जी है जिसने बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया। अब 10 से अब हमने डेल्टा क्यू चाहिए MC डेल्टा T, ये कहां से कहां तक की होगी, ये होगी फ्रॉम 0 to 10। मैस वही रहेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू अब क्या होगी, वाटर है चूंकि 4200 और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा 10। तो देखिए भाई इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लें ऐसे ही, ये क्या आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो भाई ये आ गया आंसर 4200 जूल्स। तो आपके पास कितने कितने आ गए, एक आई 2100, एक 36 और एक ये, इन तीनों को जमा कर लें तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी। तो इसको जमा कैसे करेंगे भाई, 4200 प्लस 33600 प्लस 2100, तो ये आपके पास आ जाएगा 39900। ये आंसर आ जाना चाहिए 39 और 900 जूल्स। देखिए 39,900 जूल्स आ गया हमसे। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर टू इतने डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, यानी कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको स्टीम में चेंज करने। तो लेटेंट हीट डेल्टा क्यू में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि MHV वेपोराइजेशन। तो कितने अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू मुझे रिक्वायर्ड है, मैस कितना दिया गया 100 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय HF। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है 2.26 इंटू 10⁻6 होती है, ठीक है, ये है HV की वैल्यू। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 2.26 10⁵ जूल्स आ जाएगा। फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम। आपने फाइंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब आपने पास किया है कितनी 5 ग्राम, ये मैस हो गया इसका 5 ग्राम, स्टीम एट 100 डिग्री थ्रू इतने ग्राम ऑफ वाटर एट इतने। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू, यानी कि एक 500 ग्राम वाटर का सेटअप था, कितने किलोग्राम था 500 ग्राम था। इसमें 5 ग्राम की वाटर स्टीम इसमें से पास की गई है, 5 ग्राम वाटर स्टीम है और वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है 100 पे है, ठीक है। जबकि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितनी है 5 ग्राम है। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, अब करा ये जा रहा है कि सबसे पहले ये देखना है कि 5 ग्राम अगर स्टीम है तो उस स्टीम के अंदर, ये स्टीम है 5 ग्राम, ठीक है ना, इस स्टीम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, क्योंकि वही एनर्जी पानी में जाएगी ना, तो वो एनर्जी निकालूंगा तो MHF के बराबर होगी। तो M कितना है 5 ग्राम, यानी कि 5 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितनी होती है 2.26 इंटू 10⁻⁻10⁻6। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आएगी ना सबसे पहले MHF के साथ, वो एनर्जी कितनी आएगी MHF की, ये आ जाएगी, यानी कि 11300। ये पानी है, पानी के अंदर एनर्जी जो एंटर हो रही है वो कितनी एनर्जी एंटर हो रही है 11300 जूल्स एनर्जी एंटर हुई है वाटर। अब जब वाटर में ये एनर्जी एंटर होगी, ठीक है, वो हीट या वो एनर्जी क्या होगा, पानी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। वो एनर्जी वाटर जो होगा वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अच्छा, ठीक है।
अब ये इन्होंने मिला के, अच्छा एक काम ये करते हैं, एक काम ये करेंगे कि मुझे ये आप बाद में याद दिलाइएगा क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये बेसिकली स्टीम जब पानी के अंदर जाएगी तो स्टीम का और वाटर का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इन दोनों के फाइनल टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस पर अप्लाई करेंगे। ये आपका ना प्रैक्टिकल है एक, तो प्रैक्टिकल हम पहले करने के बाद इसको करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे थोड़ा बहुत जहन में होना चाहिए कि हीट लॉस और हीट गेन सेम होती है, बाकी इतनी डेप्थ के अंदर ये अभी फिलहाल पेपर के अंदर आपके नहीं पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल मुझे याद दिलाइएगा तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को अभी फिलहाल। अच्छा, इसके बाद आपके पास लास्ट में आता है ये थर्मल एक्सपेंशन, इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ था, अब ये आखिरी चैप्टर है। सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कंडक्टर, बस ये है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए वो कंडक्शन के लिए वो जो के रिलेटिवली हम लिखा करते थे वो हम यहाँ पे देखेंगे आखिरी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कि हीट जो है वो एक कंडक्टर के अंदर कंडक्ट कैसे होती है। तो ये एक कंडक्टर था, इसमें से हीट यहाँ से चलना शुरू कर रही है, तो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती थी, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती थी, तो कई एक फैक्टर्स थे। तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता था रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो Q अपॉन T से रिप्रेजेंट किया जाता था। वो बराबर होता था K कांस्टेंट होता था, एरिया डेल्टा T अपॉन L, ये फॉर्मूला होता था। तो K क्या है, कांस्टेंट है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन जिसमें से गुजर रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। डेल्टा T T1 और T2 इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, और L क्या है, इसके दरमियान की लेंथ, ये वाली चीज L कहलाएगी। T क्या होगा, ये अलग Q अपॉन T का मतलब क्या है, ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर हीट पास हो रही है और ये अमाउंट ऑफ हीट है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो कहलाएगा। ठीक है ना। तो उमूमन आपको जो फाइंड आउट करना होता है वो रेट ऑफ हीट फ्लो, देखिए रेट ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ कंडक्शन आपने फाइंड आउट करना होता है। तो अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अ कॉन्क्रीट रूफ है ऑफ अ हाउस, थिकनेस 20 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इतना। छत जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, छत से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, और उसकी छत की जो थिकनेस है, लेंथ, वो इतनी है। तो इसको हम सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और ये एरिया आपको मीटर में पहले से दिया हुआ है। द टेम्परेचर इनसाइड, कमरे के अंदर टेम्परेचर इतना है और आउटसाइड इतना है, तो हीट बाहर से अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, तो डिफरेंस ले लेंगे तो डेल्टा T जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 25 सेंटीग्रेड। फाइंड द रेट एट विच, यानी कि Q अपॉन T हीट कंडक्टेड थ्रू द रूफ, द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू आपको इतनी दी गई है। तो अब यहां पे बताइए Q अपॉन T है इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, K था, A था, डेल्टा T था अपॉन L था। तो K कितना आया भाई, 0.65 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना आया 200 मल्टीप्लाई बाय ये सेंटीमीटर 20 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय L कितनी है, लेंथ, लेंथ आपको दी हुई है, सॉरी ये तो आपके पास आ जाएगा 25, ये तो वो है डेल्टा T, और लेंथ दी गई है 0.2। ठीक है, तो इनको जब आप रख के सॉल्व करेंगे, अब यहां पे बताइए ये 15 है और ये 35 है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आंसर 15 और 35 का डिफरेंस 25 आ रहा है। अब 35 का कैल्विन में ले 328 आएगा, क्योंकि एक ही जैसा एडअप हो रहा है। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो अभी भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। इसको माइनस करेंगे, देखिए 308 और ये 25 नहीं 20 आएगा, हाँ 35 और 15 है ना, तो ये 20 आएगा टेम्परेचर। ठीक है ना, और नीचे 0.2 आ जाएगा। तो देखिए 20 डिवाइड बाई 0.2 और 130, 65 200 से 130 आ जाएगा। रख के सॉल्व करेंगे तो इतने जूल्स पर सेकंड आएगी एनर्जी, यानी कि रेट ऑफ एनर्जी पर सेकंड जो होगा वो आंसर आ जाएगा। हाउ मच हीट इज लॉस्ट, कितनी हीट निकलेगी बाहर, लॉस हो जाएगी इन एन आवर, 1 घंटे में। टाइम कितना दिया गया है, 1 घंटा। ठीक है, थ्रू द, हाउ मच हीट का मतलब क्या है, आपने सिर्फ क्यू बताना है। थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग, इतने मीटर की विंडो है, बाय 25 मीटर, यानी कि जो विंडो आ रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 और 2 और 2.5 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये एरिया आ जाएगा आपके पास विंडो का। ठीक है,
व्हेन इनसाइड टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कितना है 25 और आउटसाइड कितना है 5, तो अंदर की हीट बाहर की तरफ निकल जाएगी, सर्दी का मौसम है शरीर। तो अब आप ये बताइए कितनी बार निकलेगी। द थिकनेस ऑफ द ग्लास की लेंथ थिकनेस जो है वो 0.8 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.08 मीटर्स है, ठीक है, नहीं 0.8 सेंटीमीटर, 0.008 डिवाइडेड बाय मीटर करेंगे आप 100 से करेंगे तो वो 0.8 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 100, थिकनेस ऑफ ग्लास 0.8 सेंटीमीटर करके देख लेते हैं। 0.8 डिवाइडेड बाय मीटर में कन्वर्ट करें 100, 0.08 आ जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया इसने, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन टी जो था वो बराबर होता था KA डेल्टा T ओवर L। तो ये आपको तो सिर्फ क्या बताना है, Q बताना है ना, और T भी आपको गिवन है टाइम 1 आवर, तो इस T को आप क्या कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये T यहाँ से हटा लें और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय T लिख लें, तो Q आपको रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो अब बताइए K की वैल्यू क्या आ रही है 0.8 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू क्या आ रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 दूनी 4 2 5 आएगा, 5 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर में। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है 25 और 5 20 का आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, और डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है, लेंथ थी 0.008 मीटर्स। तो जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इतने जूल्स एनर्जी जो होगी वो 1 घंटे में मूव कर जाएगी, बाहर चल जाएगी। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 6 से लेके चैप्टर नंबर 9 के हमने सिलेबस रिलेटिवली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अल्लाह हाफिज़।